अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ गजल अशरफ। मैं हुसैन लियाकत। और आज मुझे लगता है कि मैडम थोड़ी सी वकील टाइप लग रही हैं और आज मेरे बहुत सारे केसेस हैं जो मैंने अदालत में लेके जाना है। बल्कि मैं केस आपकी तरफ लेके आऊँगा और आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप अदालत में जाएं और जज साहब के सामने पेश हूँ और मेरी वकील बन के पेश हूँ। हाँ ठीक है, मैं जरूर लड़ूंगी क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं जिनको लड़ना आप जरूर। बिल्कुल ऐसे। और आज तो आप प्रॉपर वकील लग रही हैं माशाल्लाह से। अल्लाह आपको नजर बद से बचाए। इसीलिए आपने मेरे साथ भी हाँ, आप ये ना कहिएगा कि मैं भी वकील लग रहा हूँ। तो आप भी लग रहे हैं ना। देखिए हम दोनों सेम लग रहे हैं। है ये ब्लैक एंकर जो होते हैं ना, मर्द एंकर, उनके लिए ब्लैक कोट पहनना रोज का मामूल है। अच्छा, आगे मान लेते हैं। आगे बढ़ते खवातीन हज़रात, और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी है कि इंटरनेट पर वफाकी वुज़रा, हुकूमती शख्सियात और आला सरकारी अफसरान समेत हज़ारों पाकिस्तानियों का तमाम डाटा इंटरनेट पर फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। इंटरनेट पर मोबाइल सिम मालिक का एड्रेस, कॉल रिकॉर्ड, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, बैरून मुल्क सफ़र करने की तफसीलात, सब कुछ फरोख्त किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला से लेकर तर्जुमान PTA तक हर शख्स का डाटा गूगल पर बेचे जाने का इंकशाफ हो रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला से लेके PTA के सरबराह तक और तमाम ही दस्तावेजात इंटरनेट पर मौजूद हैं। जो डाटा फरोख्त हो रहा है वो फिर साथ साथ इंटरनेट पर आ रहा है। एक साल पहले 12 अक्टूबर को तवज्जो दिलाने के बावजूद डाटा फरोख्त होने का अमल अभी तक जारी है, जबकि PTA, NCCI समेत तमाम इदारे डाटा की फरोख्त पर खामोश हैं। PTA की जानिब से खबर पर मौक़िफ़ दिया गया कि ऐसी साइट्स बंद कर दी गई हैं, ताहम एक साल बाद भी शहरियों का डाटा बेचे जाने का इंकशाफ हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट पर दर्जनों वेबसाइट्स शहरियों का डाटा मामूली पैसों के एवज बेच रही हैं। मोबाइल की लोकेशन 500 रुपये में, मोबाइल डाटा रिकॉर्ड तफसील 2000 रुपये, गैर मुल्की सफ़र की तफसीलात 5000 रुपये में दस्तियाब हैं। ज़राए के मुताबिक जराइम पेशा अनासिर किसी भी शहरी का डाटा चंद पैसों में खरीद कर शहरियों को मुसीबत में फंसा सकते हैं। अवाम ने सवाल किया है कि डाटा कैसे लीक हुआ, कौन लगातार डाटा लीक कर रहा है और एक साल पहले इस खबर पर एक्शन क्यों नहीं हुआ। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबर का फौरी नोटिस लेते हुए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मामले की तहकीकात और इकदामात की हिदायत कर दी। अच्छा, ये कितना अनफॉर्चुनेट है कि तमाम इदारे इसके ऊपर खामोश हैं। हालांकि इदारों की जिम्मेदारी है कि वो साइबर सिक्योरिटी और डाटा की प्रोटेक्शन के हवाले से कोई ना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जरूर दें, लेकिन जो आपने बात की ना कि इदारे ही खामोश हैं और तमाम जो बड़ी पर्सनैलिटीज हैं उनका अपना भी डाटा लीक हो रहा है, तो फिर हम तो कहाँ गए। बिल्कुल ऐसे ही है, जहाँ पे वज़ीर दाखिला का अपना डाटा लीक हो गया तो वहाँ पे तो हम फिर एग्जैक्टली। और फिर उसके बाद इतने कम पैसों के एवज इसको बेचा जा रहा है, वो भी इंटरनेट पर ही फरोख्त हो रहा है। तो इस हवाले से जितनी एहतियात की जा सकती है और एहतियात किस तरह की जा सकती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब इदारे ही खामोश हैं जो बताने वाले हैं तो फिर किस तरह से एहतियात होगी। आगे बढ़ते हैं और ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ ज़रूर है। मुझे हंसी भी आई, कुछ लोगों ने इसको फ़नी अंदाज में भी लिया, क्योंकि 9वीं जमात की कंप्यूटर साइंस की किताब में एक और गलती सामने आ गई है जिसमें गलती ढूंढती रहती है। आप वकील हैं, टीचर हैं? मैं आप जो भी समझे। अच्छा, जिसमें क्या हुआ है जी कि कंप्यूटर के माउस जो होता है, चलाने वाला माउस, उसका तर्जुमा लफ्जी तौर पर चूहा कर दिया गया और इस गैर मुतल्लिका तर्जुमे पर असातिज़ा और तलबा दोनों को शदीद परेशानी का सामना है। ख़ास तौर पर तदरीसी अमल में रुकावटें पैदा हो रही हैं और असातिज़ा का कहना है कि कंप्यूटर साइंस जैसे तकनीकी मजमून में इस किस्म की गैर मयारी और जो लुग़वी गलतियाँ होती हैं वो बच्चों की बुनियादी समझ को मुतासिर करती हैं। और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी निसाबी कुतुब में संगीन गलतियाँ देखी जा चुकी है। आपको ये भी याद हो कि चंद माह कबल जब हमने आपके साथ स्टोरी भी शेयर की थी तो उस वक्त भी ये गलती सामने आई थी, जिसमें इस्लामियात की किताब में बादशाही मस्जिद की जगह दिल्ली की तारीखी मकाम जो है लाल किला की तस्वीर शाया कर दी गई थी और उस पर इंक्वायरी का आगाज तो किया गया, मगर 3 माह गुजरने के बावजूद किसी के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी। और इससे पहले मुझे याद है कि एक साइंस की किताब में भी गलती हुई थी। इसके साथ साथ जितनी भी जनरल नॉलेज की किताबें हैं उनमें भी बहुत सी गलतियां बिल्कुल ऐसी है। जिस तरह गजल आपने स्टोरी बताई है, ये कह तो रिजाल इस वक्त सिर्फ हुकूमती सतह पे नहीं है, टेलीविजन की सतह पे नहीं है, मीडिया की सतह पे नहीं है, सोशल मीडिया की सतह पे या फिर टिकटॉक और फेसबुक की सतह पे नहीं है, ये अब हमारी तदरीस की जगह पे भी पहुंच चुका है, ये हमारी अदालतों में भी पहुंच चुका है और ये इस वक्त एक कैद की सूरत हाल है। हम उम्मीद करते हैं कि इस सूरत हाल से हम निकलेंगे। जैसे हम उस दिन क्रिकेट की बात करें ना, क्रिकेट में भी कैद तो रिजाल है, किसी दिन हम हार जाते हैं, किसी दिन हम जीत जाते हैं। वही तमाम तर चीजें हमारे पूरे मुआशरे में इस वक्त हमें लिटरल मीनिंग नहीं लेना चाहिए टेक्स्ट बुक ट्रांसलेटर को, जो एक्चुअल मीनिंग है उसको टेक्निकल तौर पर लेना चाहिए ताकि वो फिर सही हो। बिल्कुल ऐसे। खबर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलिया की खबर। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हर साल 7 सेंटीमीटर शुमाल की जानिब मुंतकिल हो रहा है? दुनिया का सबसे तेजी से हरकत करने वाला बरआज़म ऑस्ट्रेलिया गैर मुतवक्को रफ्तार से शमाल की तरफ एशिया की जानिब बढ़ रहा है।
माहिरीन अर्जियात के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया हर साल तकरीबन 2.8 इंच यानी कि 7 सेंटीमीटर शुमाल की तरफ सिरक रहा है, जो इंसानी नाखून की बढ़ने की रफ्तार के बराबर है। अगरचे ये रफ्तार मामूली मालूम होती है, लेकिन लाखों साल में ये तब्दीली ज़मीन के जोग्राफिया और आबो हवा को तब्दील कर देगी और इस पर गहरा असर भी डाल देगी। अर्जियाती माहिर प्रोफेसर येंग शियांग ली ने 2009 में खबरदार किया था कि चाहे हमें पसंद हो या ना हो, ऑस्ट्रेलिया का बरआज़म एशिया से टकराने वाला है। यह अमल ज़मीन के लिए ज़मीन की प्लेट टेक्टोनिक्स का हिस्सा है, जिसमें बरआज़म आपस में जुड़ते और अलग होते हैं। तकरीबन 80 मिलियन साल कबल ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से अलग हुआ था। गुज़श्ता 50 मिलियन सालों से ये मुसलसल शमाल की तरफ सिरक रहा है। साइंसदानों का मानना है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आखिरकार एशिया से टकरा जाएगी, जो ज़लज़ले, आतिशफ़िशां सरगर्मियों और दीगर जोग्राफियाई तब्दीलियों का सबब बनेगी और इससे बहुत तबाही भी होने वाली है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो आपने ऊपर बात की थी ना, ये टेक्टोनिक प्लेट्स के हवाले से, तो बेसिकली जो वजह है वो यही वजह है कि इनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा जो ऑस्ट्रेलिया है वो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट पर ही लोकेटेड है बेसिकली, जिसका अभी आखिर में आपने जिक्र किया। और ये प्लेट ना नॉर्थ की जानिब हम देखते हैं कि हर साल 6 से 7 सेंटीमीटर मूव करती है, जो इसी तरह हम देख रहे हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया भी आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर मूव करता जा रहा है। और फिर जो हम देख रहे हैं, वैसे तो अभी ये ज़लज़ले वगैरह तो ये इस तरह ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी इसी तरह से आने शुरू हो जाएंगे। जिन साइंसदान का आपने जिक्र किया, जियोलॉजिस्ट जो हैं जिन्होंने पहले से खबरदार किया था, उनकी प्रेडिक्शन सब सच साबित हो रही हैं। आगे चलते हैं और आपको लिए चलते हैं नेपाल, जहाँ पर सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ नौजवान बड़े पैमाने पर सड़कों पर निकल आए हैं और एहतजाज कर रहे हैं, जिसने तशद्दुद की शक्ल भी अब इख्तियार कर ली है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक जिसेशंस ये एहतजाज नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू के इलाके में एक कौमी यादगार के मकाम से शुरू हुआ और इस एहतजाज का इनेकाद नौजवानों के समाजी तंजीम हामी नेपाल ने किया, जिसे 2015 में कायम किया गया था। और उनका ये कहना था कि मतलब उनका बुनियादी मुतालबा ये था कि कानून की बालादस्ती, शफाफियत, इंसाफ होना चाहिए। और मुजाहरों में हज़ारों नौजवान स्कूल और कॉलेज यूनिफॉर्म पहनकर जमा हो गए और सड़क को ब्लॉक करके हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी करते रहे। और नौजवानों ने मुल्क में बढ़ती हुई करप्शन के खिलाफ भी नाराज़गी का इजहार किया और बदउनवान हुकूमत से इस्तीफे का भी मुतालबा किया। साथ ही साथ जो एहतजाज करने वाले नौजवान हैं, उन्होंने ये भी कहा कि टैक्स की वसूली तो की जाती है, लेकिन उनका हिसाब किताब मौजूद नहीं होता, जो कि मसला हम भी देखते हैं अपने पाकिस्तान में भी। और इसके अलावा सियासतदानों के बच्चों की शहाना ज़िंदगियों की वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, जिसने ज़ाहिर अवामी गुस्से को मज़ीद भी बढ़ावा दिया। और फिर सूरत हाल उस वक्त बिगड़ी जब कुछ मुजाहिरीन ने पुलिस की रुकावटें तोड़कर पार्लियामेंट में वो दाखिल हुए, जिस पर पुलिस ने आंसू गैस, वाटर कैनन, रबड़ की गोलियां इस्तेमाल की। और जितने वहाँ पर यानी शाहिदीन मौजूद थे, उनके मुताबिक कई अफराद खून आलूदा हालत में एम्बुलेंस में ले जाए गए। और अब तक ये इतलात सामने आ रही हैं कि 20 अफराद के हलाक होने की भी तस्दीक की जा चुकी है। बिल्कुल ऐसी है। जिस जनरेशन का आपने जिक्र किया, जनरेशन जेड, इनको जेनजीज भी कहा जाता है। और जेनजीज ने, हमने इससे पहले देखा कि दुनिया में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जो जेनजीज की बदौलत ही आई। जिस तरह कि बांग्लादेश का जो एहतजाज था वो भी नई नस्ल ने किया था और नेपाल में भी एहतजाज नई नस्ल ने किया। हमारे यहाँ जेनजीज भी थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे यहाँ जेनजीज सिर्फ शॉर्ट टर्म के ऊपर अपनी टाइपिंग कर रहे हैं और इंटरनेट के ऊपर तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं जेनजीज, लेकिन अभी तक जेनजीज रोड्स में नहीं निकले। टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं, टिकटॉक में भी टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, WD पता नहीं क्या क्या, वो मैं बोलूँगा नहीं। सो हमारे जेनजीज को भी थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ के अपने मुल्क का इसी तरह से ख्याल रखना चाहिए जिस तरह से नेपाल की खबरें आ रही हैं या फिर बांग्लादेश से खबरें आ रही थी। खबरदीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको एक इंटरेस्टिंग खबर देते हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर साल अपने मुर्दों को कब्र से निकालते हैं। अच्छा। और उनको आके अपने घर में 1 या 2 रातें ठहराते हैं। ये आपको पता है कि इस तरह दुनिया में होता है? बहुत अच्छे तरीके से इस खबर के बारे में पता है। आपको इस खबर के बारे में पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता, उनको मैं बता देता हूँ। हर साल मुर्दों को कब्र से निकालने वाला इंडोनेशियन कबीला है, जिसको मामासा नामी कबीले के लोग सितंबर के इब्तदाई हफ्ते में मुर्दों को कब्रिस्तानों से निकालकर दोबारा घरों में लाते हैं। चूँकि ये लोग मकामी रस्म व रवाज के मुताबिक लाशों को खनूद करके दफन कर देते हैं, इसलिए इनकी जो मम्मियाँ तवील अरसे में भी ख़राब नहीं होती। त्यौहार के दौरान घर लाए जो मम्मियाँ हैं उनको गुस्ल देकर उन्हें नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उनको फिर नए सिरे से मसाला लगाकर दफन किया जाता है। ये इंडोनेशिया के सूबे जनूबी सलावासी में मनाई जाने वाली 1 हफ्ते तक जारी रहने वाली ये रस्म मज़कूरा सूबे के तोराजा नामी इलाके में जारी होती है। और तोराजा के लोग हर साल मुर्दों को कब्रों से निकालते हैं। इन तकरीबात को जश्न के तौर पर मनाया जाता है और इस रस्म को
मकामी ज़बान में माइनेन कहा जाता है। तुराजा के बासियों का ताल्लुक वैसे ईसाई मज़हब से और वो अपने मुर्दों की ईसाई मज़हब के रवाज के मुताबिक ही तदफीन करते हैं। ताहम इनके अकीदे के लिहाज से इंसान मरने के बाद भी अपने घर वालों के साथ रहता है। इसलिए साल बाद मुर्दे को उस मकाम की ज़ियारत करना ज़रूरी होती है जहाँ उसकी मौत वाक़ई हुई। इसके बगैर मुर्दे की रूह को शदीद तकलीफ रहती है, ये उनका मज़हब कहता है। और यही वजह है कि तुराजा के जो लोग हैं वो दूर दराज का सफ़र करने से हमेशा इतनाब करते हैं, क्योंकि पीछे पूरी फैमिली को फिर तंग होना पड़ेगा कि उनको हर सितंबर को उसको उसकी मम्मी को निकाल के उस जगह पे जाके उसको दिखाना है कि आप यहाँ पे फोत हुए थे। अच्छा, ये बहुत मतलब उनका ये कल्चर है, उनका अकीदा है, वो समझते हैं कि हम बड़ों की इज्जत इस तरह से बरकरार रख सकते हैं, उनके साथ हमारा राबता बहाल रहेगा। और फिर ये जो वक्फा होता है ना, वो 1 से 3 साल के दरमियान होता है। वो 1 से 3 साल के दरमियान उन मुर्दों को दोबारा निकालते हैं और वो खुनूत, जैसे आपने जिक्र किया था स्टोरी में, तो ज़ाहिर है वो इस तरह के केमिकल्स या फिर हर्बल सब्सटेंसेस लगा के उनको ना रख देते हैं ताकि उनकी जो बॉडी है वो उस तरह से खराब ना हो, उसमें से स्मेल ना आए। एग्जैक्टली। और फिर ज़ाहिर है मतलब ये उनका अकीदा है कि इससे हमारे घर में एक यूनिटी होगी, एक बरकत होगी, एक पीस होगा कि हम अपने बड़ों के साथ अपना राबता थोड़ा सा तस्कीन भी होगी। हाँ एग्जैक्टली, ऐसा ही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी ये स्टोरीज थी और जो आपके साथ शेयर की। एक और हैरान कुन खबर जो इस वक्त तेजी से वायरल हो रही है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें दिखाया जा सकता है, ये आप देख रहे हैं इस वक्त अपने विजुअल्स में भी दिखाया गया है कि एक शेर और एक रोबोट आमने सामने आ जाते हैं और इस तरह से आमने सामने आ जाते हैं कि मंजर में शेर रोबोट के करीब आता है, जबकि रोबोट यूं नजर आता है जैसे खौफ से वो जम गया हो। या फिर कैप्शन जो इसके नीचे लिखी गई थी उसमें ये दावा किया गया था कि जिसे ये आप ये कहें कि दुनिया की पहली मशीन जिसे PTSD हो गया हो, यानी कि एक बीमारी का नाम है ये। और ये मंजर पहली नज़र में इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था कि लोग हैरान हो गए। और हकीकत इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। हकीकत ये है कि ये वीडियो असली नहीं है बल्कि गूगल के जदीद VEO3 नामी मसनूई ज़हानत के टूल से ये बनाई गई है। और इस टूल की एक खास पहचान ये है कि वीडियोस के नीचे दाएं कोने में एक वाटर मार्क लगा देता है और असल वीडियो में ये वाटर मार्क वाज़े तौर पर मौजूद था, लेकिन जब वीडियो को बाद में शेयर किया गया तो उसके स्क्रीनशॉट्स और जो वीडियो को कट किया गया था, ट्रिम किया गया था, वो वीडियोस में ये निशान हटा दिया गया ताकि वीडियो को असली दिखाया जा सके। और गूगल लैब्स और गूगल जेमिनाई के नायब सदर ने 30 मई 2025 को एक पोस्ट में ये तस्दीक की थी कि अब VEO3 की तमाम वीडियोस पर ये वाटर मार्क लाजमी होगा ताकि लोग असली और जाली क्लिप्स में फ़र्क वाज़े तौर पर नुमाया कर सकें। और ये वाक़या एक बहुत बड़ी हकीकत की तरफ भी इशारा करता है कि हमारा जो AI सिस्टम है उससे बनने वाला जो मवाद है वो किस कदर कायल कुन और या आप ये कहें कि हकीकी लग सकता है। और जब हम इसके पूरे स्याक़-उ-सबाक़ की बात करते हैं तो उससे हटा दिया जाता है, तो ज़ाहिर है झूठी मालूमात को हम आसानी से स्प्रेड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। ये तो आपने उन मुआशरों की बात की है जहाँ पे वाटर मार्क के ऊपर इतना ज़्यादा अमल भी किया जाता है कि वो इसको फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी समझते हैं और वो कहते हैं कि ये नहीं, ये गलत हुआ कि वाटर मार्क नहीं लगा था और उस वाटर मार्क ना लगने की वजह से अवाम ने इसको गलत समझा है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ भी AI का बहुत ही गलत इस्तेमाल हो रहा है। आप टिकटॉक पे देख लीजिए, आप फेसबुक पे देख लीजिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है ना उसको व्हाट्सएप के एथिक्स का पता है कि व्हाट्सएप को किस तरह से इस्तेमाल करना है, ना उसको टिकटॉक का पता है, ना उसको फेसबुक का पता है। किसी ने अकाउंट बना दिया, किसी बच्चे ने, किसी छोटे ने बना दिया, बड़े भी उसको यूज़ कर रहे हैं। और यकीन मानिए कि वो डिफरेंट टीवी चैनल्स की, जो मशहूर टीवी चैनल्स हैं, उनकी वीडियो जब देखते हैं ना, मुझे भी कभी कभार अपने वालिदैन दिखाते हैं, ये देखिए कितना वो बोल रही है, वो खबरनामे वाले बोल रहे हैं, वो फलां टीवी चैनल वाले बोल रहे हैं, हालांकि पीछे AI बोल रहा होता है और उसको हम ठीक समझ रहे होते हैं। सो AI से जो तबाही है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा है। और जब तक आपको इसका नॉलेज नहीं होगा, जब तक आपको ये पता नहीं है कि व्हाट्सएप के एथिक्स क्या हैं, फेसबुक के क्या हैं, टिकटॉक के क्या हैं, इवन वेबसाइट चलाने के एथिक्स क्या हैं, तब तक आपको AI धोखे में रखेगा। अब देखिए ना, हम जैसे देख रहे हैं कि बहुत सारे बॉडीज अलग होती हैं, उसके ऊपर फेसेस अलग लगा दिए जाते हैं, ये भी ड्यू टू AI ही है। तो इस हवाले से जितना इज्तनाब किया जा सकता है या फिर जितना आप एथिकली चीज़ों को देख सकते हैं उतना देखें, क्योंकि हकीकत और जाली चीज़ों में फ़र्क अब मैंने आपके सामने रख दिया है। बिल्कुल ऐसी है गज़ल। और ख़वातीन वज़ात, ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज़। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे मौसम के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अगले 24 घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, लेकिन स्पेशली अगर सिंध की बात करें तो वहाँ पे शदीद बारिशों का अलर्ट भी है। और ऊपर से जो भारतीय आबी जारियत है उसका रेला भी पंजाब क्रॉस कर रहा है। सो सिंध के हालात के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक खबरतीन वजात। अब हम मौसम की बात करेंगे। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी किया है। पहले से सैलाब ज़दा इलाकों में सूरत हाल मजीद खराब होने का अंदेशा है। महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिशों के बायस मीरपुर खास, शहीद, बेनजीराबाद, थर पारकर, खैरपुर, सक्कर, लाड़काना, ठट्टा, बदीन, सजावल, हैदराबाद, दादू और कराची के नशेबी और साहिली इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है, जब डैम में पानी की सतह बुलंद हो सकती है। मुसाफिरों और सयाहों को हिदायत की गई है कि वो दौरान सफ़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। हब डैम में भी पानी की सतह ऊपर नीचे हो सकती है। मौसमी हालात के मुताबिक अपना सफ़र मुनज़्ज़म करें और बारिशों के दौरान किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए मौसम की सूरत हाल से बाखबर रहें। बिल्कुल, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं वकार अहमद टंडो मोहम्मद खान से, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। वकार, सबसे पहले तो ये बताएं, आज कराची में भी खतरे की पेशगोई की गई है, अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है, कितने स्पेल के हवाले से कहा जा रहा है? और टंडो मोहम्मद खान तो ये सेंट्रल में लोकेटेड है ना सिंध के? टंडो मोहम्मद खान जो है महकमा मौसमियात की जानब से भुगतान दायर किया गया है कि टंडो मोहम्मद खान में मजीद शदीद बारिशों का इम्कान है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टंडो मोहम्मद खान की मेन सड़क पर। यहाँ पर 3 दिन से जो है वक्त वक्फे से बारिश जो है वो जारी है, जिसकी वजह से नशेबी इलाके जो ज़ेर आब आ गए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जो कारोबार पड़ा कर रहे वो भी मुतासर हो गए। टंडो मोहम्मद खान शहर से साथ साथ यहाँ पर शहरी इलाकों की बात करें तो शहरी इलाकों में जो है फसलें हैं, कच्चे मकान है वो गिर गए हैं। फसलें जो है उनपे 2-2 फुट से 3-3 फुट तक पानी जमा है, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ फसल जो है वो तबाह हो गई है। जो काश्तकार है उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। तो दूसरी तरफ बात करें तो जिले इंतजामिया में जो है वो फोटो स्टेशन तक जो है महसूस नजर आ रही है हमें। यहाँ पर टंडो मोहम्मद खान की जो मेन सड़क है इस पर भी पानी जमा है, और जो मेन शाही बाजार है उसमें भी 2 से 3 फुट जो है पानी जमा है, जिसकी वजह से जहाँ पर शहरियों को जो है शदीद मुश्किलात का सामना है। फिलहाल इंतजामिया जो है वो निकासी आप करने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। ठीक हो गया। और वकार, मुझे ये भी बताइएगा कि आपके पीछे भी इस वक्त पानी नजर आ रहा है। कल हमारी सिंध गवर्नमेंट की तर्जुमान से भी बात हुई थी, वो तो कह रही है कि रिलीफ कैंप भी मौजूद है, इंतजामिया भी एक्टिव है। आपको ग्राउंड में क्या इंतजामिया एक्टिव लग रही है? नहीं, देखिए टंडो मोहम्मद खान में 4 दिन हो गए, बारिश मुसलसल जारी है। नशेबी इलाके जो है वो ज़ेर आब है। देही इलाकों में जो है जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है, और हमें इतला भी है कि मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जो है वो जख्मी हो गए, उनको मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन इंतजामिया जो है वो बिल्कुल भी मंजर आपसे गायब नजर आ रही है। कोई भी जो है रिलीफ का कैंप पे जो है कायम नहीं की गई है। यहाँ पर जो ना कोई किन गरीबों का जिनका घर कच्चे झुपड़ियां गिर गई हैं उनको कोई टेंट वगैरह भी नहीं दिया गया है। अच्छा वकार, आपके अकब में भी देखा जा सकता है जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ पर भी पानी इस वक्त मौजूद है, कोई खास खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किए गए। आपके मुताबिक 3 से 4 दिन हो गए हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि हमने देखा था कि ज़रई ज़मीनों में भी पानी दाखिल हो गया था, तो कौन कौन सी फसलें सबसे ज़्यादा मुतासर हुई हैं? देखिए यहाँ पर टंडो मोहम्मद खान शहर की बात करें तो शहर में जो है मुसलसल बारिश तो जारी है, इस वक्त भी हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी है, लेकिन इंतजामिया जो है वो बनकर आम से गायब है। निकासी आप का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। देखिए बारिशें आती है, थोड़ी सी बारिश होती है तो ये जो टंडो मोहम्मद खान है वो तालाब की मुनासिब करता है, लेकिन इंतजामिया जो है बारिशों से पहले भी निकासी आप का कोई बंदोबस्त नहीं करती है। यहाँ पर गटर नालों की सफाई नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ जो शहर तालाब के मनाजिर पेश करता है। और मैं बात करूँ फसलों की तो फसलों में धान की फसलें, गन्ने की फसलें, टमाटर की फसलें हैं, और गन्ना जो है वो भी फसलें वो भी पानी में है, लेकिन इंतजामिया जो है वो शहर तक महदूद है। और ये पानी की सतह बताइए वकार, ये किस हद तक खतरनाक है? क्योंकि हमने कल ये सुना था और ये हमें सिंध गवर्नमेंट की तर्जुमान ने ही बताया था कि रिलीफ कैंप मौजूद हैं, लोग मुंतकिल नहीं हो रहे, वहाँ पे हम इंतजार कर रहे हैं, कोई नहीं आ रहा। सो यहाँ पे जहाँ पे आप मौजूद हैं टंडो मोहम्मद खान में, यहाँ पे क्या पानी की सतह इस हद तक खतरनाक हो सकती है कि लोगों को मूव भी करवाया जा सके, इवैक्यूएट करवाया जा सके? देखिए यहाँ पर पानी जो है मुसलसल बढ़ता जा रहा है। बारिश का पानी है, बारिश के पानियों के साथ साथ जो गटर नालों का पानी है वो भी जो है पानी में मिक्स होकर यहाँ पर शहर में 2 फुट पानी जमा है। मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त जो है पानी जो है मुसलसल जमा है।
तो शहरी जो है वो मुश्किल का सामना है। हमें तरफ ये है कि रात जो है बच्चा जो है वो भी पानी में डूबकर जख्मी हो गया था, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है, लेकिन इंतजाम में जो है वो सिर्फ मीटिंग पर महदूद है और अपने दफ्तर तक महदूद है। सही। अच्छा वकार, मुझे ये भी बताएं कि इंतजामिया की जानिब से भी कोई मौक़िफ़ सामने आया है, डीसी की जानिब से, म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से या दीगर जितने भी महकमा जात हैं उनकी जानिब से? क्योंकि कल जैसे हसनैन ने भी पहले जिक्र किया कि हमारे साथ स्पोक पर्सन मौजूद थी, तो उनकी जानिब से हमें यही कहा जा रहा था कि ऑल इज़ वेल, सब ठीक है, कोई भी ज़्यादा नुकसान नहीं है सिंध में। इंतजामिया जो है वो हमें तो नजर नहीं आ रही है। रात मुख्तलिफ हादसा में 6 अफराद जख्मी हो गए, लेकिन में एक पुलिस एहलकार है वो भी जो है बाइक से सिर्फ होकर जख्मी हो गया है। वो बताया जा रहा है कि उसे जो है हैदराबाद अस्पताल मुंतकिल किया गया है, लेकिन इंतजामिया जो है वो सिर्फ दावे कर रही है, लेकिन अमली काम जो है अभी नजर नहीं आ रहा है। और ये बताइएगा कि आप तो सिर्फ टन्नू मोहम्मद खान की बात बता रहे हैं, इर्द गिर्द में आपके करीब भी बहुत सारे शहर लग रहे होंगे, वहां पे इंतजामिया क्या एक्टिव है या सिर्फ आपके साथ या फिर सबके साथ एक ही तरह का सलूक है इंतजामिया का? नहीं, देखे ना, टन्नू मोहम्मद खान शहर में जो है यहाँ पर भी इंतजामिया हमें नजर नहीं आई है। यहाँ पर देखे पानी जमा है, दूसरी जानब जो देही इलाके हैं उनकी मुश्किलें जो है मजीद बढ़ जाती हैं बारिश होती है, तो उनके जो कच्चे रास्ते होते हैं वो जो है कीचड़ में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से जो देही इलाके मकीन होते हैं वो घरों तक महदूद हो जाते हैं। खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो जाए या कोई इमरजेंसी हो जाए तो उनको जो है ना मजीद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। या तो देखें कुछ मुख्य इलाकों में जो है इलाके मशीनों ने अपनी मदद आपके तहत लकड़ियों की जो है कश्तियां बना। अच्छा वकार, मुझे ये बताएं कि जिस तरह हमने देखा कि मानसून की बारिशें भी हुई और जैसे ही पहली बूंद गिरी और हमने देखा वहाँ पर टन्नू मोहम्मद खान की मैं बात कर रही हूँ कि जिस तरह से नाले बाहर उबल पड़े, फिर सड़कें और गलियाँ जिस तरह से तालाब का मंजर पेश कर रही थी वो भी हमने देखा। आज फिर सिंध फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया है, तो कितने स्पेल्स आ सकते हैं? देखिए आज जो रात गई थे, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पर अभी भी यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है वो भी जारी है। अच्छा, जो टन्नू मोहम्मद खान का इर्द गिर्द का इलाका है वहाँ पे हमें बताइएगा लाइफ स्टॉक के हवाले से, जिस तरह गजल ने शुरू में फसलों के हवाले से पूछा था, लाइफ स्टॉक भी काफी ज्यादा होता है, तो उसकी मुंतकिली के लिए, उसकी इवैक्यूएट करने के लिए कुछ किया गया? जी बिल्कुल, यहाँ पर सैलाब के भी खदशात है। मुलाकात बंद पर यहाँ पर जो है इंतजामिया की जानब से टेंट सिटी भी कायम की गई है। वहाँ पर जो है लाइव स्टॉक की जानब से जानवरों की फ्री मेडिकल के लिए यहाँ पर जो है मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। यहाँ तो एक ही मुलाकात की रूट है, वहाँ पर ही लगाया गया है। बाकी जो दीगर दही इलाके में कोई टीम लाइव स्टॉक की हमें नजर नहीं आई। थैंक यू सो मच वकार अहमद हमारे साथ टन्नू मोहम्मद खान से मौजूद थे और वाज़ेह तौर पर आपने खुद भी बराह रास्त मनाजिर मुलाए हैं, जिस तरह से देखा जा सकता है पानी अभी तक जमा है, आज भी अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। अब सूरत हाल किस जानिब जाएगी ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मुल्की सियासत पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे कि मैं ब्रेक से पहले आपको कहकर गई थी कि आप कुछ मुल्की सियासत को टच कर लेते हैं, तो अडयाला जेल के बाहर पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े ने एक बार फिर से सवालात खड़े कर दिए हैं कि सियासी जमातें अपने कारकुनों को मीडिया के एहतराम और सहाफ़त की आज़ादी के बारे में कब संजीदा होंगी। सहाफ़ियों के बाइकॉट और कारकुनान के तशद्दुद तहरीक इंसाफ की साख पर क्या असरात डाले हैं। अगर दूसरी जानिब बात की जाए अज़मा बुखारी साहिबा की, तो उन्होंने भी अलीमा खान के हक़ में बयान दिया है कि क्या हमारे सियासी कल्चर में बर्दाश्त और उसूली मौक़िफ़ की नई रिवायत जन्म ले रही है। आज के हम इस सेगमेंट में इन्हीं सवालात के कुछ जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसी है ख़वातीन वज़ार, जिस तरह गज़ल ने कहा, हम इनके जवाब ढूंढेंगे और हमारे साथ नसुल्ला मलिक साहब मौजूद होंगे। नसुल्ला मलिक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़किया निगार हैं, एंकर पर्सन है, आप इनको सुनते भी हैं। नसुल्ला साहब, थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले आपने ABN में वक्त दिया। अडयाला जेल के बाद जिस तरह गज़ल ने कहा, पेश आने वाले वाक़े को आप किस जाविये से देखते हैं? क्या सियासी जमातों को अपने कारकुनान की कोई तरबियत अच्छी नहीं करनी चाहिए? मीडिया के एहतराम और सहाफ़त की आज़ादी के बारे में आगाही नहीं देनी चाहिए? शुक्रिया हसनैन और गज़ल। देखें, बुनियादी मसला हमारे यहाँ क्या है। हमारे यहाँ सियासी जमातें ये समझती हैं
कि जो उनकी राय है या उनकी सोच है या उनका नज़रिया है उसके ख़िलाफ़ कोई बात ना की जाए, ना ऐसा सवाल किया जाए जो उनकी किसी पॉलिसी पर तनकीद हो, ना उनसे कोई पूछा जाए, बल्कि जो कुछ उनका मौक़िफ़ है उसे ही मीडिया नशर करे और मीडिया बिल्कुल हाथ बांध के उनके सामने खड़ा हो। ये बात अलग हो सकती है कि अगर किसी मीडिया कारकुन की तरफ से, किसी सहाफ़ी की तरफ से कोई ऐसा सवाल किया जाए जिस पर आपको एतराज़ हो सकता है, उसका आप प्रॉपर जवाब दे सकते हैं। लेकिन हाँ, अलमिया ये है कि हमारे यहाँ सियासी जमातें ये समझती हैं कि वो डंडे के ज़ोर पे या किसी की आवाज़ को बंद करके दबा के अपनी बात पहुँचाना चाहती हैं। ये रवैया पहले भी हमने देखा, पहले भी हुकूमतों के दौर में ये हुआ, सियासी जमातों ने ये किया, प्रेशर ग्रुप्स ये काम करते रहे कि जब भी आप उनसे इख्तलाफ करें, जब भी आप उनके ऊपर तनकीद करें, जब भी आप उनकी किसी गलती की निशानदेही करें, तो उस वक्त आपके ऊपर जो है वो हमले कर दिए जाते हैं, आपकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की जाती है। मीडिया से आपको गिला शिकवा हो सकता है, मीडिया की किसी बात से आपको एतराज़ हो सकता है, लेकिन गालम गलोच करना, तशद्दुद का निशाना बनाना, ये किसी सियासी जमात का वतीरा नहीं होता। सियासी जमातें तो अपनी बात करती हैं। अगर किसी शख्स ने फ़र्ज़ करें आपके ख़िलाफ़ या गलत सवाल कर दिया या आपको उकसाया, जैसे कि PTI के दोस्त कह रहे हैं जी कि उन्होंने सवाल ऐसे किए जिसके बाद जो उकसाया गया हमारे कारकुनों को, तो इसका मतलब ये है कि कल कोई आपको उकसाएगा तो आप उसको मारना शुरू कर देंगे। ये जो तशद्दुद का कल्चर है, मैं समझता हूँ इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। माजी में भी हम इसको भुगत चुके हैं और बारहा हमने देखा कि जो लोग फील्ड रिपोर्टिंग करने जाते हैं, बाद जलसों में उनको मार पड़ी, जलसों में जाकर अगर उन्हें कुछ सवाल ऐसा कर दिया जो लीडरशिप को या पार्टी के कारकुनों को नागवार गुजरा तो उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये रवैया हर बिल्कुल आप हमारे सर, जिस तरह से आपने माजी की बात की, तो बहुत से ऐसे वाकयात हमारे सामने एग्जाम्पल्स है जिनमें हमने कभी जूता फेंका जा रहा है, कभी डंडा मारा जा रहा है। हाँ एग्जैक्टली, इस तरह के वाकयात होते रहे हैं। सहाफ़ियों ने जिस तरह PTI कारकुनान के रवैये के खिलाफ अलीमा खान की मीडिया टॉक का बायकॉट किया, सहाफ़ियों की जानिब से बॉयकॉट करने पर PTI के कारकुनों ने सहाफ़ी पर मजीद तशद्दुद किया और फिर हमने देखा कि दीगर सहाफ़ियों को धक्के भी दिए गए, वीडियो में भी देखा जा सकता है। तो क्या आपको नहीं लगता ऐसे वाक़यात से तहरीक इंसाफ की जो सियासी साख है या फिर उनका जो अवाम के सामने एक तासुर है वो भी इफेक्ट होगा? देखिए, अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम ही ये है कि उन्होंने जो इंतहा पसंदी की सियासत को जो है परवान चढ़ाया, जिसके नतीजे में इस किस्म के वाक़यात जन्म लेते हैं। आपको याद होगा, बड़ी पुरानी बात है, जब ये धरना चल रहे थे, एहतजाज चल रहे थे, इमरान खान साहब के जलसे जुलूस हुआ करते थे, उस वक्त सना मिर्ज़ा जो खातून एक एंकर थी, जिस तरीके से वो रो रही थी अपने DSNG के ऊपर, जो है उस लोगों को बुला रही थी, अपने आप को बचाने के लिए आवाज़ें दे रही थी, उस वक्त भी उन कारकुनों को कंडेम नहीं किया गया। ये नहीं कहा गया एक खातून के साथ इस किस्म का रवैया नहीं होना चाहिए। मीडिया अराकीन के साथ इस किस्म की ज़्यादतियाँ जब शुरू हुई तो उस पर मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ को ये कम अज़ कम इस बात को कंडेम करना चाहिए था, रोकना चाहिए था अपने कारकुनों को। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो है वो सियासी जमातें कैंपेन चलाना शुरू कर देती हैं। अगर आप उनके ख़िलाफ़ बात करें तो उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं। मौजूदा हुकूमत से भी लोगों को इतराज़ हो सकते हैं, लेकिन ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज अपने आप को मजलूम समझती है, ये कोई दूध के धुले हुए नहीं है। इन्होंने जब हुकूमत में आए 2018 में, उस वक्त क्या किया? कई लोगों को जो आफेर करवा दिया गया, लोगों की ज़बानें बंद करवा दी गई, लोगों से ये कहा गया जनाब कि आप बिल्कुल जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ तनकीद नहीं करेंगे। रोड शोज़ के ऊपर हत्ता के पाबंदी लगाने की कोशिश की गई। उस वक्त के वज़ीर इत्तलात ने कहा न्यूज़ चैनल की ज़रूरत ही नहीं है, इंटरटेनमेंट के चैनल्स होने चाहिए। तो ये रवैया मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ के ऊपर बड़ा इल्ज़ाम यही है कि वो अपने हक में अगर बात हो तो उसे कबूल करते हैं, अगर उनके खिलाफ तनकीद हो तो उनके यहाँ ये कबूल करने का कल्चर है ही नहीं। और ये लीडरशिप से नीचे बातें आई हैं। जब तक आपकी लीडरशिप मियाना रवि इख्तियार ना करे, तहम्मुल और बर्दाश्त का दर्स ना दे, तो फिर कारकुनों के अंदर इसी किस्म के रवैये जन्म लेते हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाईकाट करना साफ़ियों का हक है। अगर आपके साथ उनकी लड़ाई हो गई है, वो बाईकाट करके जा रहे हैं, अब उन्हें मज़ीद मारना शुरू कर देंगे। ये इसकी मैं समझता हूँ कि इस बारे में तहरीक इंसाफ को सोचना पड़ेगा। यानी वो नाम नहाद दानिशवर या तजियाकार जो 2018 में जो है जब वोट को इज्जत दो का नारा मुस्लिम लीग नून जब लगाया करती थी, उस वक्त उनकी मुखालफत किया करते थे। आज वो कहते हैं वोट को इज्जत दो के नारे से जो है मौजूदा हुकूमत वापस हट गई। यकीनी बात है वापस हटी है, कंप्रोमाइज़ इस हुकूमत ने भी किया है। लेकिन बात ये है कि उस वक्त तो आप वोट को जो है इज्जत दो के नारे के खिलाफ थे। आप उस वक्त इस जो है आज़ादी इजहार के जो खिलाफ इक़दाम किए जा रहे थे, आप उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ हमें अपने रवैयों के अंदर ये तब्दीली लानी होगी। ये नहीं हो सकता कि एक दौर में आपको एक चीज़ नाजायज़ लगे,
दूसरे दौर में आपको वो जायज़ लगना शुरू हो जाए। यही अलमिया है हमारी जो सियासी जमातों का, जिसका आगाज़ इमरान खान साहब के ज़माने में हुआ कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर दी गई, एक रिकॉर्डेड बिल्कुल ऐसी है, उनकी प्रेस बिल्कुल ऐसी है। कॉन्फ्रेंस अच्छा सर, नसरुल्लाह साहब, मुझे ये कहा कि अज़मा बुखारी साहिबा हूँ या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और लीडरशिप हो, उस तमाम तर लीडरशिप ने अलीमा खान के ऊपर जो हमला हुआ, स्पेशली जो अंडा मारने वाला हमला हुआ, इसकी उन्होंने मजम्मत भी की है। तो क्या आप समझते हैं कि इस मजम्मत के बाद जो हमारा सियासी मंजरनामा है उसमें कुछ तब्दीली आएगी? क्योंकि पहले तो इस तरह की चीज़ों को पजीराई मिलती थी, मुखालिफ सियासी जमात के साथ कुछ इस तरह का वाक़या होता था, दूसरी सियासी जमात उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी, लेकिन अब मजम्मत भी हो रही है और शदीद अल्फाज में हो रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि अलीमा खान के ऊपर जो है वो जिस तरीके से अंडा फेंका गया काबिल मजम्मत भी है और ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। और अगर पंजाब की वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी साहबा ने उसकी मजम्मत की है, इसको भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। सियासी जमातें जब तक इस नफ़रत के दायरे से नहीं निकलेंगी उस वक्त तक पाकिस्तान का सियासी माहौल ठीक नहीं होगा। अगर पंजाब हुकूमत अलीमा खान साहबा के ऊपर जो है वो अंडा फेंकने के वाक़े की मजम्मत भी करती है, साथ ये भी हुकूमत को चाहिए कि इस किस्म के लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। ये तशद्दुद का रास्ता जो है बिलाखिर मुआशरे को तबाह करता है। और मैं समझता हूँ कि इसकी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वेलकम करना चाहिए। अगरचे दोनों जमातों के माबैन इस वक्त बहुत दूरियां हैं, बड़े इख्तलाफात हैं, एक दूसरे के खिलाफ जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है उससे भी हमें वापस आना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक दूसरे के खिलाफ इस किस्म के इल्ज़ाम तराशी करेंगे, इस किस्म के बयानात देंगे, उससे दूरियां बहुत बढ़ जाएंगी और कारकुनों के अंदर जो नफरत पैदा होती है वही लड़ाइयों को जन्म देती है। आज तो सूरत हाल ये हो चुकी है कि आप डायलॉग नहीं कर सकते, आप बातचीत नहीं कर सकते। आप अगर तनकीद करें किसी पॉलिसी के खिलाफ तो आपको आगे से गालियाँ सुनने को मिलती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की अगर कल्चर पैदा हो रहा है कि अगर हुक्मरान जमात हो, अपोजिशन की जमातें हों, वो अगर ऐसे वाक़यात को कंडेम करने पे जो है वो कम अज़ कम अप्रिशिएशन कर दें तो उससे चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। लेकिन लीडरशिप के ऊपर इंतज़ार है कि डायलॉग ये बातचीत होनी चाहिए, कंडेम करना चाहिए दोनों जानिब से थोड़ा सा, क्योंकि मुल्की सियासत में तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। मैं चाहती हूँ कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए थोड़ा सा मज़ीद सवालात के जवाब भी जान लिए जाएँ। भारत की जानिब से अभी हमने देखा कि जिस तरह से पानी छोड़ा जा रहा है दरियाए सुतलज में, तो आपको लगता है कि ये वाक़या सिंध तास मुआहदे पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है बहुत ज़्यादा? देखिए, हिंदुस्तान ने कभी इस बात को तस्लीम नहीं किया कि पाकिस्तान की सलामती और ख़ुद मुख्तारी को दिल से तस्लीम किया जाए। फिर ख़ास तौर पर अगर हम बीजेपी हुकूमत की बात करें, मोदी सरकार की बात करें, तो उनके यहाँ तो सिर्फ नफ़रत अंगेज़ बयानिए की बुनियाद पर ही उन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल की। तो ये ख़ास तौर पर जो पहलगाम वाक़या जिस तरीके से स्टेज किया गया, ड्रामा किया गया, उसके बाद पाकिस्तान ने जो एक मुँह तोड़ जवाब दिया, उस वक्त से भारत तो इस कोशिश में है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आबी जारियत की जाए या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा फिर एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया जाए, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जाए। और हिंदुस्तान हमेशा से ये करता आया है। इस बारे में मैं समझता हूँ हमें आलमी बरादरी को बताना है, उसको आगाह करना है। जिस तरीके से हम सिंध तास मुआहदे की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया को बता रहे हैं, इसी तरीके से अगर सैलाब आते हैं और उसके बारे में हमें प्रॉपर इन्फॉर्म नहीं किया जाता, अगरचे एक आध दफ़ा इन्फॉर्म भी किया गया, लेकिन अगर नहीं किया जाता तो हमें दुनिया को ये बावर कराना है कि हिंदुस्तान इस खित्ते में जो अमन है उसके दर पे है। और अगर यही कल्चर रहा और यही रवायत रही और यही तरीकाकार हिंदुस्तान ने इख्तियार किए रखा तो इस रीजन का जो पीस है फिर उसके ऊपर ठीक हो गया। नसरुल्लाह साहब, थैंक यू जॉइनिंग अस। सीनियर साफ़ी तज़किया नगार एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क की सियासत के ऊपर भी गुफ्तगू की, फिर इंडिया इस वक्त जो उसकी आबी जारियत जारी है उसके हवाले से भी वो गुफ्तगू कर रहे थे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं, ज़ाहिर है क्रिकेट के हवाले से हमने रोज़ बात करनी होती है क्योंकि आज से एशिया कप का आगाज़ हो रहा है और पाकिस्तान की हालिया सीरीज़ में कामयाबी ने टीम का एतमाद भी मज़ीद बढ़ा दिया है। और अब सबकी नज़रें सबसे बड़े टाकरे पर हैं और सबसे बड़े टाकरे की जब मैं बात करती हूँ तो यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान बामुकाबला भारत ही होता है। और हैरत अंगेज़ तौर पर इस बड़े मैच के टिकट्स अब तक मुकम्मल तौर पर फ़रोख्त नहीं हुए
ये गैर मामूली बात है क्योंकि उमूमन इस मैच के टिकट्स चंद ही मिनटों में ख़त्म हो जाते हैं। और आखिर इस बार क्या वजह है, क्यों ताख़ीर हुई है? क्या लोगों की दिलचस्पी ख़त्म हो गई है, या फिर बाबर आजम हो गया, मोहम्मद रिजवान हो गया, विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा जैसे जो बड़े नाम थे हमारे सामने, उनकी गैर मौजूदगी है? असल मामला क्या है, आज के शो में हम ये तमाम तर जवाबात जानेंगे। बिल्कुल ऐसी, और आज जवाबात ये हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़किया निगार, स्पोर्ट्स की दुनिया का एक बड़ा नाम जनाब शुएब जट साहब मौजूद है। जट साहब, थैंक यू सो मच हो जाएगा। सर, सबसे पहले गज़ल ने पूरा आपको एक बैकग्राउंड बता दिया कि एशिया कप तो हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये देख रहा हूँ और मैं पाकिस्तान में भी नोट कर रहा हूँ कि इस तरह की हाइप नहीं है। टीवी चैनल्स देखें तो वहाँ पे आपको एशिया कप की हाइप नज़र नहीं आती, अवाम में देखें तो आपको एशिया कप की हाइप नज़र नहीं आती, लेकिन दुबई में भी इसकी हाइप नहीं बना सका जो एशिया कप की मैनेजमेंट है, कि अभी तक इतने बड़े मैच के टिकट फ़रोख्त नहीं हो सके। इसकी क्या वजह देखते हैं आप? मसनैन, बहुत शुक्रिया। गजल, आपका भी बहुत शुक्रिया। और गजल का मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था कि ये बहुत शरारती हैं, खामोशी से शरारत कर जाती हैं। इन्होंने ओपनिंग ही जो है वो इस तरीके से की है कि मजबूरन मुझे सच बोलना पड़ेगा और फिर लोग कहेंगे कि यार नेगेटिविटी फैला रहे हैं, लेकिन सच जाहिर है सामने लाना है। कल गजल ने जाते जाते ये बात कही थी कि ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सच बोला जा सकता है विदाउट सेंसर। तो चलें सच सुने फिर। बात यह है कि जब पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का मैच इंडिया में हुआ था, पाकिस्तान उसका मेजबान था चैंपियंस ट्रॉफी का। आप जाके देखें कि उस टाइम भी मैं बात कर रहा था, आपके टीवी चैनल पे भी ये बात की थी कि पाकिस्तानियों को वीजे नहीं मिल रहे थे, पाकिस्तानी शायकीन को वीजे नहीं मिल रहे थे, पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को वहां पे जो है वो एंटरटेन नहीं किया गया था। और वही एपिसोड अभी भी दोहराई जा रही है, अभी भी यही है। एक तरफ इंडिया जो है, आप इंडियन मीडिया को जाके देखें कि उन्होंने मुकम्मल बाइकआउट किया हुआ है, वो अभी भी मुहिम चला रहे हैं कि जी ये मैच क्यों इंडियन टीम खेल रही है, वो इसके अगेंस्ट बातें कर रहे हैं जो इंडियन मीडिया है। मीनवाइल क्या हुआ कि हमेशा से जब भी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस आते थे तो आपने कभी पाक भारत टाकरा के नाम से, कभी पाक भारत मार्का के नाम से, और ये ज्वाइंट ट्रांसमिशन होती थी पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया की, दोनों जानिब जो है वो हाइप बन जाता था। इस मरतबा भारत के मीडिया ने, जो मेरी इतलात है, जो कोल्ड शोल्डर्स दिए हुए हैं, जब उन्होंने कोल्ड शोल्डर्स दिए हुए हैं तो मीडिया की हाइप तो आपको वो नजर नहीं आ रही। मीडिया का जवाब तो ये हो गया। अब जो बात आप कर रहे हैं कि टिकट सेल नहीं हो रहे, मैं देख रहा था ऐसी वो सोशल मीडिया से, मेरे इंडिया के एक पता नहीं वो जर्नलिस्ट, मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता, जो पाकिस्तान कुछ अर्सा पहले आए भी हुए थे, और लोग उनके मतलब जिस तरीके से पाकिस्तान के सहाफी और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स उनके तरफ लपक रहे थे, वो जब बॉर्डर पार गए वापस तो उन्होंने फिर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया था। उनका मैं जो है ना वो क्लिप, पता नहीं मैं नाम नहीं जानता, उनका क्लिप मैं देख रहा था कि उस क्लिप में वो कह रहे थे कि जी चलते चलते मैंने सुना उसका कि बाबर आजम नहीं है तो इस वजह से टिकट नहीं बिक रही। यार खुदा का वास्ते, मतलब इतनी भोंडी स्टेटमेंट देते हुए बंदा यही सोच लेता है कि यार लोग मुझे सीनियर कंसीडर करते हैं। आप ये समझते हैं पाकिस्तान में इमरान खान से बड़ा कोई सुपरस्टार नहीं आया, वसीम अकरम से बड़े सुपरस्टार नहीं आए, इंजमाम उल हक, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, ये बड़े सुपरस्टार से ये चले गए तो क्या स्टेडियम खाली हो गए थे? इन सबके जाने के बावजूद स्टेडियम भरते रहे हैं, अभी भी स्टेडियम भरते जाएंगे। स्टेडियम भरते हैं टीम की जीत से। इस टीम को जीत नहीं मिल रही थी, अब पाकिस्तान को जो जीत मिली है अफगानिस्तान के खिलाफ, हालांकि ये छोटी साइड है, लेकिन क्योंकि माजी करीब में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को मुश्किल टाइम दिया हुआ था, इस वजह से पाकिस्तान इस जीत को सेलिब्रेट कर रहा है। वरना माजी में भी पाकिस्तान अफगानिस्तान को हराता था, कोई उसको घास भी नहीं डालता था। वजह ये थी कि अफगानिस्तान छोटी टीम थी, तो इसी वजह छोटी टीम ने टफ टाइम दिया तो उसके मैच में लोगों को दिलचस्पी हुई। पाकिस्तान जब बड़ी टीमों को हराएगी तो लोगों की उसमें दिलचस्पी होगी। अब आ जाए कि इंडिया जो टिकट सेल नहीं हो रहे, भारत की मीडिया ने ये जो है ना वावेला मचाया हुआ है कि इस मैच का बाइकआउट होना चाहिए। उस वावेले के तहत उनका जो एक उन्होंने सेंटीमेंट छेड़ दिया है कि जी ये हमसे वॉर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो उनके जो लोग हैं जो इंडिया में बड़ी तादाद में जो अफोर्ड कर सकते हैं इस टिकट को, महंगा टिकट रखा जाता है हमेशा पाकिस्तान इंडिया का, वो इंडियन है और इंडियन टिकट खरीद ही नहीं रहे। पाकिस्तानी ज्यादातर यूएई में जो काम करती हैं वो बेचारा मजदूर तबका है और उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इतना महंगा टिकट लेके चला जाए। ये ग्राउंड रियलिटी है। अब कौन हो सकते थे? वो हो सकते थे जो पाकिस्तान से जाते और जाके मैच भी रखते। तो पाकिस्तानियों के तो वीजों में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है।
आम शहरी को तो छोड़ें, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेरी इतलात के मुताबिक चंद फिंगर टिप्स में जर्नलिस्ट हैं जिनको इस जो इवेंट के लिए एक्रेडिटेशन जारी की गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान एशिया कप में चाहे उसके शायकीन हो चाहे उसके सहाफ़ी हो, वो बेचारे मजबूर हैं, उनको वीजे नहीं मिल रहे, उनको दीगर फैसिलिटीज नहीं मिल रही, तो फिर कैसे डॉक्टर जाके साहब, वो ये तो स्टेडियम आपने बनेंगे? बात की है कि अब एक वीज़ों वाला इशू तो है ही, इसके अलावा भी जो आप बात कर रहे थे कि जो बाबर आजम नहीं है, जो उन्होंने जिक्र किया उस हवाले से। लेकिन मुझे ये बताएं कि खैर चलें, टिकट्स की बात तो हो गई, अब जब ये मैच होगा तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आपको लगता है कि ये शिद्दत से दोनों टीमें मैच खेलेंगी, एक जोश जरूर होगा दोनों साइड से? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात सख्त है, थोड़ी लोगों को लगेगी भी, ये एक मैच नहीं है। ये जो हालिया बॉर्डर टेंशन हुई है उसके बाद ये एक मैच नहीं है। हालांकि मैं इस बात को एडवोकेट करता हूं कि खेल को खेल ही रखना चाहिए, चाहे वो भारत हो चाहे वो पाकिस्तान हो। इसको एक क्रिकेट की गेम के तौर पे ही लेना चाहिए, इसको एंटरटेनमेंट के तौर पे ही लेना चाहिए, इसको किसी तौर से भी किसी भी वार से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। अब वहां पे जो भारत में बात हो रही है कि जी इन्होंने आसमानों पे, अब तो इंडियन खुद आके इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि जब पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर टेंशन हुई थी, जब वहां पे एक दूसरे के ऊपर अटैक की बातें हुई थी, तो 6-0 का स्कोर पाकिस्तान का रहा था। तो अब उस 6-0 के बाद वो आसमान की जंग थी, अब मैदान की जंग है। तो हाइप तो इसका बहुत बड़ा बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बना। लेकिन खिलाड़ियों पे ये प्रेशर जरूर होगा, उनको पता है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को कि 6-0 के बाद हमें 7-0 करना है, हमें ये मैच जीतना है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पे बहुत ज्यादा इसका दबाव है, और मुझे ये भी इल्म है कि किस तरीके से उनको ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि कुछ भी करो, ये मैच जीत के दिखाओ, ठीक है ना। तो ये प्रेशर पाकिस्तान कैंप में बहुत ज्यादा है। इंडिया का मामला ये है कि इंडिया के पास इस टाइम बड़े नाम नहीं है, उनके पास टैलेंटेड खिलाड़ी बहुत हैं, लेकिन उधर भी ये टेंशन जरूर है कि अगर हम ये मैच हार गए तो हमें फिर जो है ना अवाम नहीं छोड़ेगी, बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। तो ये दोनों रद्द-ए-अमल इन दोनों टीमों को अंडर परफॉर्म करवा सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि इस मैच में चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, कोई फेवरेट नहीं होगा, दोनों अंडर प्रेशर खेल रहे होंगे। दोनों को ये पता होगा कि अगर जरा सा भी कोई मसला हो गया तो फिर इनके लिए बहुत सारे मसाइल जो है वो उनसे उनको जोचना पड़ सकता है। ठीक हो गया। जज साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि आपने पिछले सवाल के जवाब में कहा था कि इस जो एशिया कप है उसमें हमें वीज़े नहीं मिल रहे, साफियों को एक्रेडिटेशन नहीं मिल रही, बहुत कुछ नहीं हो रहा। तो सर, मैंने सिर्फ याद करवाना था कि एशिया कप के जो प्रेसिडेंट हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, वो मोहसिन नकवी साहब हैं। सो नकवी साहब के होते हुए भी पाकिस्तानियों को परेशानी है, वज़ीर दाखिला भी हैं वो हमारे। सो ये बात मुझे समझ नहीं आ रही सर। चैंपियंस ट्रॉफी आपका इवेंट था, उससे पहले मोहसिन नकवी के जो बुलंद बांग दावे थे, सीना ठोक के वो कहते थे कि भारत को आना ही पड़ेगा। वो मैच को तो छोड़ें, आपको याद होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो ट्रॉफी थी उसको आप कश्मीर ले जाके उसकी जो है वो सेरेमनी नहीं करवा सके थे, ठीक है। हालांकि आप कह रहे थे कि जब इंडिया ने 2019 का वर्ल्ड कप लद्दाख लेकर गया था तो हम चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी को कश्मीर लेकर जाएंगे, लेकिन आप नहीं लेके जा सके। तो जब इस तरह के मामला होते हैं तो उसके बाद जो है वो आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है। बेशक मोहसिन नकवी जो है वो ACC के चेयरमैन हैं, ठीक है, ACC के सरबराह हैं, लेकिन मत भूले ICC का सरबराह जो है वो जेशा है, और जेशा बहुत मजबूत है। तो इस एशिया कप में भी जेशा ही रूल करता हुआ दिखाई देगा आपको। सही। अच्छा जट साहब, जैसे आप पिछले सवाल के जवाब में प्रेशर के हवाले से बात कर रहे थे ना, तो मेरा सवाल भी आपसे यही था कि प्रेशर किस पर होगा, जिसको आपने क्लियर किया कि इस दफ़ा ना कोई पाकिस्तान फेवरेट है और ना ही इंडिया होगा, प्रेशर दोनों जानिब ज़्यादा ही होगा। क्योंकि हमेशा हम ऐसे सोचते हैं, ये समझते हैं कि जो टीम अच्छा खेलती हुई आ रही है तो उस पर शायद प्रेशर ज़्यादा है। अभी जो हमने ट्राई नेशन सीरीज़ जीती, जिसमें हमें एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो नज़र आई, लेकिन एक टीम वर्क भी था। तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा अपकमिंग जो इवेंट आ रहा है, मतलब जो मैच आ रहा है पाकिस्तान और भारत का? मैं हंसी रहा हूं और मैं कुछ भी नहीं कर सकता हंसने के अलावा। मैंने आपको भी बताया ना कि अफगानिस्तान के खिलाफ जीत जो है वो सिर्फ इस वजह से अहमियत की हामिल है कि रिसेंट पास में अफगानिस्तान ने आपको हराया भी है, आपको टफ टाइम भी दिया है। हाँ। ठीक है, आपको याद होगा वो मैच एशिया कप का ही गालिबन मैच था, अगर मैं गलत नहीं हूं, स्नैन मुझे करेक्ट कर सकते हैं, जब नसीम शाह ने आखिर में आके छक्के लगा के आपकी इज्जत बचाई थी।
सही है। इसके बाद फिर आपको वो मैच भी याद होगा जब अफगानिस्तान के शायकीन ने इसी शारजा क्रिकेट स्टेडियम में तूफानी बदतमीजी बर्पा किया था, तो उस वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच जो है वो अहमियत इख्तियार कर गया था। फिर वर्ल्ड कप में जो 2023 का हुआ था, वर्ल्ड कप 2019 मैंने उससे पहले गलत कह दिया, तो 2023 का जो वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, तो उसमें भी जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारा था, तो तब भी एक टेंस का माहौल हो गया था। तो इस वजह से जो है ना ये मैच अहमियत इख्तियार कर गया था। अदरवाइज अफगानिस्तान का पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं है। अफगानिस्तान हमेशा से प्रेशर गेम में परफॉर्म नहीं कर पाते, बड़े गेम में परफॉर्म नहीं कर पाते, अलबत्ता छोटे मैचेस में वो बड़ा परफॉर्म कर जाते हैं। तो इस एशिया कप में भी हो सकता है कि आपको राउंड मैच में जो है वो अफगानिस्तान बिल्कुल कदरे मुख्तलिफ नजर आए, लेकिन असल इम्तिहान जो मैंने आपके गुज़िश्ता शो में भी बात की थी, असल इम्तिहान होगा पाकिस्तान का कि आप जो है वो इंडिया भारत के को साथ। किस तरह टैकल करेंगे। बिल्कुल 14 सितंबर को। बिल्कुल ऐसी। अच्छा जट साहब, अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात कर लीजिए, क्योंकि मुकाबला तो सबसे बड़ा इंडिया पाकिस्तान का है, कहने को एशिया कप का आगाज आज से हो रहा है, लेकिन जितने भी मैचेस हैं हांगकांग, अफगानिस्तान, एवरीवन इज लुकिंग फॉर दैट मैच जो कि संडे को होना है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। सो कंपैरेटिवली इट्स अ न्यू इंडिया टीम, जहां पे विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, लेकिन आप उनकी क्रिकेट फर्टर्निटी को या जिस प्रोसेस से वहां पे लड़का आता है उसको बिल्कुल चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन क्या वहां पे भी अब एक्सपीरियंस की कमी हो चुकी है और आपको इंडिया पाकिस्तान का मैच, अगर टीम्स को देखा जाए तो एक तगड़ा मैच या फिर इक्वालिटी पे मैच नजर आएगा? देखिए हसनैन, आप क्रिकेट को बड़े अच्छे से समझते हैं, आप खुद कमेंट्रेटर हैं, इसलिए आप मुझसे कम से कम ज्यादा आप क्रिकेट जानते हैं। देखिए बात ये है कि इंडिया में इस टाइम इंडिया की क्रिकेट उस स्टेज पे पहुंच चुकी है, उस बुलंदी पे जा चुकी है कि उनका खिलाड़ी आने से पहले सुपरस्टार होता है। उसने खेला नहीं होता, लेकिन वो पहले ही स्टार बन चुका होता है। बना बस देते हैं ऐसे। बिल्कुल, उसने हाइप के अलावा वो परफॉर्म करके आ रहा होता है। परफॉर्म भी बिल्कुल एग्जैक्टली। पाकिस्तान में क्रिकेटर परफॉर्म करके नहीं आ रहे, पर्ची पे आ रहे हैं। पाकिस्तान का क्रिकेटर फ्लॉप होता है तो चेयरमैन उठ के कहते हैं कि उसको सपोर्ट करें, और फिर उसके सपोर्ट के नारे के बावजूद वो फ्लॉप हो रहा होता है। अलबत्ता जो इंडिया के परफॉर्मर हैं, वो चाहे आईपीएल हो, चाहे उनकी रणजी ट्रॉफी हो, चाहे उनका वो हजारा कप हो, उन सब में वो परफॉर्म कर करके अपने आप को मनवा के आते हैं। इसलिए जब उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी बैठी होती है तो आपको पता होता है कि यार अगर विराट कोहली नहीं है तो पीछे तो जो आने वाला है वो उससे ज्यादा तगड़ा है। आप देखें ना कि कोहली अभी आपके जो है उससे हजम हुआ नहीं था, ये शुभमन गिल आ गया। शुभमन गिल क्या कम आप उसको समझते हैं। इसी तरीके से उनका वो चक्रवर्ती आप देख लें, उसकी तरीके आप जो है जो उनका फास्ट बॉलर है बुमराह को देख लें, बुमराह के अलावा उनके साथ जो बॉलर उन्होंने ऐड किए हैं, किसी को भी आप देख लें, कोई उनका स्पिनर ले लें, कोई उनका बैटर ले लें, उनका ऑलराउंडर चाहे पांड्या हो, उनका ऑलराउंडर दूसरा हो, सब आपको समझ आएंगे कि यार ये एक से बढ़कर एक है। एक जमाने में ऐसा होता था, 1999 की जो वर्ल्ड कप की टीम थी वसीम अकरम की, पता होता था कि यार ओपनर चले जाएंगे तो उसके पीछे भी फैक्ट्री लगाने वाले हैं, वो चले जाएंगे तो उसके पीछे भी टिक के स्कोर करने वाले हैं। बॉलर वसीम वकार से जान छूटेगी तो अब्दुल रज़ाक भी वहां बॉल कर रहा होगा, वहां शुएब अख्तर भी बॉल कर रहा होगा, वहां सकलैन मुश्ताक भी बॉल कर रहा होगा। तो वो एक डेडली जो है ना कॉम्बिनेशन था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास इस टाइम ऐसा नहीं है। इंडिया की टीम जो है वो मैंने बेशक बताया कि दोनों प्रेशर में होंगे, लेकिन ऑन पेपर अगर देखा जाए, ऑन ग्राउंड देखा जाए, तो नफ्सियाती बर्तरी को अगर साइड पे कर दें तो इंडिया को बहुत ज्यादा एज हासिल होगा। अच्छा, वैसे आपने एक बात बिल्कुल ठीक की है कि रेफरेंस जो है वो तब तक ही चलता है जब तक आप फील्ड में इन नहीं होते। उसके बाद आपकी स्किल्स ही होती हैं जो आपको बता देती हैं, परफॉर्मेंस होती है, वरना आप एक्सपोज हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं जट साहब कि इंडिया के बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा तो पाकिस्तान के साथ मुकाबला ही नहीं है, वन साइडेड मुकाबला है, इसलिए लोग पाकिस्तान से देखने नहीं आ रहे। गजल, क्योंकि मॉर्निंग शो है तो हल्की फुल्की इसमें शरारत की इजाजत मुझे भी दीजिए। आपने बड़ी खूबसूरती से कहा है कि एक बात आपने सही की है, यानी कि बाकी बातें मैं नहीं, बाकी भी ठीक ही है वैसे, मतलब जो हिट करने वाली बात थी वो मैंने ये मैंने लाइटर नोट पे बात की थी। देखिए गजल, मामला ये है कि इंडियन सहाफ़ी क्या कह रहे हैं ये अहमियत रखता ही नहीं, और ना आपको इसको देखना चाहिए। आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड कोच माइक हसन की जो है वो एक वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिलीज की है गालिबन, और उसमें वो एक व्हाइट बोर्ड पे दिखा रहे हैं और बीच में उन्होंने लिखा हुआ है मीडिया नॉइज। तो जब वो मीडिया नॉइज बीच में दिखा रहे हैं तो उस मीडिया नॉइज को आप इंडियन मीडिया नॉइज को समझ लेना कि इंडिया जो है वो, अगर उनके एंकर्स ये कहते हैं, उनके लोग कहते हैं हमारा भारत से पाकिस्तान से मुकाबला नहीं है, तो उनको कहने दें, आप करके दिखा दें। हाँ। आप दिखाएं कि नहीं जी, हम इस इवेंट के हम वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, 2009 में हम वर्ल्ड चैंपियन थे। अगर 2009 में हम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं तो अब हम दोबारा जो है वर्ल्ड चैंपियन बनने की अहलियत रखते हैं। अब तो आप खुद कह रहे हैं
कि आपको रिदम भी मिल गया, आपको अच्छी प्रैक्टिस भी मिल गई है, तो अब जाएं और जाके करके दिखाएं। हमारी दुआएं, कौम की दुआएं, मेरी दुआएं, आपकी, हसनैन की दुआएं, हम सबकी दुआएं जो बिल्कुल। है वो पाकिस्तान टीम के साथ है, लेकिन दुआ के साथ आपको दवा करके दवा दिखानी के है लिए। और दवा करके दिखाएं। इसको अगर आप बॉर्डर टेंशन से भी जाके जुड़ें तो एक मतलब यही बातें हो रही थी कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी पीछे है, इंडिया की टेक्नोलॉजी आगे है, वहां पे सबने देखा फिर क्या हुआ। तो अब इस ग्राउंड में भी सबको दिखाएं। यहाँ पे तो 42 कैमरे लगे होंगे, 42 कैमरों में आप करके दिखाएं कि भाई जब बात इज्जत पे आ जाती है, जब बात आ जाती है खुद को मनवाने पे, तो हम मनवा सकते हैं। हम और टैलेंट की कमी नहीं है इन खिलाड़ियों में, मैं आपको बता दूं। सिर्फ कमी किस बात की है? कमी इस बात की है कि मेरिट की टीम नहीं है। तो बहरहाल जो आ गए हैं वो कहें कि जी शुएब जट गलत कहते हैं, हम पर्ची नहीं, हम करके दिखाएंगे। हाँ। जो जो हम पे तनकीद करते हैं वो सब गलत, हम आपको करके दिखाएंगे। तो शुएब जट आपको सलूट पेश करेगा, पूरा पाकिस्तान आपको सलूट पेश करेगा। और खुदा ना खास्ता अगर मैच के नतीजे अच्छे नहीं आएंगे तो फिर यकीनी तौर पर जिनका दिल दुखेगा वो फिर चीखेंगे भी, चिल्लाएंगे भी। बिल्कुल ऐसी। अच्छा जट साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि अब टीम तो मोर और लेस यही है। अगर कल का मैच हम हार जाते तो फिर यहाँ पे ये भी होता कि बाबर वापस आ रहे हैं, रिजवान वापस आ रहे हैं, लेकिन अब चले कम से कम वो वाला चैप्टर तो क्लोज हो चुका है। टीम क्या आपको जिस तरह माइक हसन है या फिर सलमान अली आगा वो एक पेज पर नजर आते हैं, तो सिलेक्टर्स का फिर क्या होगा? वो तो एक पेज पर नजर नहीं आते टीम के साथ। सर 14 सितंबर का मैच जो है ना वो मेक एंड ब्रेक होगा। ठीक है, 14 सितंबर का मैच अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए। अगर पाकिस्तान 14 सितंबर का मैच जीत जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि ये सारे जो हैं वो इस तरह की बातें करते हुए दिखाई देंगे कि हमने मिलके टीम बनाई, हमने ये किया, हमने वो किया। और खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे अगर उसका नतीजा पाकिस्तान के अगेंस्ट गया तो फिर आप पहले ही जराए से ये खबर तो आई चुकी हुई है कि सिलेक्शन जो है वो टीम मैनेजमेंट यानी कि कप्तान और कोच कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी का उसमें अमल दखल नहीं है। तो उस टाइम भी वो ऐसे से हाथ झाड़ेंगे और कहेंगे जी हमारे हाथ खड़े, हम नहीं थे, ये थे। इन्होंने जो खिलाड़ी मांगे थे हमने इनको वो खिलाड़ी दे दिए, इन्होंने जो कॉम्बिनेशन खिलाना था हमने कहा था खिला लो, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखा जाएगा, जवाब तलब भी होगी यकीनी तौर पे। वैसे जट साहब मुझे वैसे एक लाइटर नोट में बात बताएं कि वैसे अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है रुझान, ना परफॉर्मेंसेस है, हमेशा हम तनकीद करते हैं, बातें करते हैं, ये खिलाड़ी वो खिलाड़ी, इसको निकाल दो, ये रेफरेंस वो रेफरेंस। अब बिल्कुल आपको लगता है कि मुस्तकबिल में जिस तरह से हम हॉकी से हमारा दिल उठ गया, अब क्रिकेट से भी मतलब कहीं तो उठ ही गया, कई लोगों का जो रह गए उनका भी उठ जाएगा? गजल मैं ये समझता हूं कि अभी इतना बुरा वक्त पाकिस्तान क्रिकेट पे नहीं आया। हाँ, इस रास्ते पे ये चल रहा है कि अगर आपने अभी भी होश के नाखून ना लिए, अगर अभी भी आपने कौम को फतुहात ना दी तो फिर कौम आपसे मायूस हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने जुमला इस्तेमाल किया था कि 14 सितंबर का मैच मेक एंड ब्रेक है। होगा। अगर पाकिस्तान ने वो मैच जीत लिया तो ये मेक की तरफ चले जाएंगे। ये खिलाड़ी जिन पे आज तनकीद हो रही है, ये टीम जिसपे शायद सबको कुछ को यकीन होगा लेकिन बहुत सारों को यकीन नहीं है, फिर इसी टीम को आप देखें लोग अपने सरों पे बिठाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी कोई नहीं भूला कि चैंपियंस ट्रॉफी में जब पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी उसके बाद उस टीम का हर खिलाड़ी सुपरस्टार रहा। उस टीम ने ही बाबर आजम को बाबर आजम बनाया। उस टीम ने सरफराज को कितने अरसे तक जो है वो, बल्कि आज तक सरफराज को कौमी हीरो समझा जाता है। हाँ। फिर उस टीम के जितने खिलाड़ी थे, आप हसन अली को ले लें, शादाब खान को ले लें, जिसको ले लें, इवन आप रोमान रईस आपने देखा होगा कि वो एक आधे मैच के लिए आर्सेनल में पहुंचे थे, ठीक है ना, उन तक को जो है वो सर पे बिठाया गया था। तो इस मैच में क्योंकि बॉर्डर टेंशन के बाद ये मैच सिर्फ एक मैच नहीं रहा, इस पे बहुत ज्यादा जो है वो लोगों को तवक्कुआत हो गई हैं। अब जो है वो इंडिया की साइड हो या पाकिस्तान की साइड हो, वो जीत से कम बात करना ही नहीं चाहते। तो ये मैच अगर पाकिस्तान जीतेगा तो फिर पाकिस्तान के लिए मेक ही मेक है, वरना फिर ब्रेक ही ब्रेक। बिल्कुल ऐसी है। जट साहब मुझे साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि जिस तरह आपने कहा कि होश के नाखून लेने चाहिए, अब ये बताइए कि होश नाखून जो है वो पीसीबी किस तरह नहीं ले रहा? क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स के अपने भी स्टेक हैं, किसी ने बेटे को खिलाना है, किसी ने भतीजे को खिलाना है, तो वो सारे ही अपना काम निकाल रहे हैं। जल्दी से आंसर दे दीजिए, हमारा टाइम खत्म हो गया बस। टाइम फिर ये है कि यार फिलहाल हम सब मिलकर एशिया कप में टीम को सपोर्ट करते हैं। 14 सितंबर के बाद ऐसी बहुत सारी बातें करेंगे। सही है। थैंक यू सो मच जट साहब, हमारे साथ मौजूद थे। इन डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हो रही थी, आज शुरू होने वाला है उस रिलेटेड, और यकीनी तौर पर बहुत सी बातें हैं जो अब आपको समझ आ चुकी होंगी। दबे अल्फाज में भी उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक बहुत ही आप ये कहें कि अहम और हसास मौजू पर बात करने जा रहे हैं। स्टार्ट में आपने एक स्टोरी भी सुनी होगी जिसमें हमने देखा कि बहुत सी आला शख्सियात का डेटा भी लीक हो रहा है, और अभी हम देख रहे हैं कि ब्लू रेंस जो रैंसमवेयर अटैक है उसने भी ये साबित कर दिया है कि साइबर हमले सिर्फ बड़ी कंपनियों या इदारों तक महदूद नहीं रहे हैं, बल्कि हुकूमतों, बिजनेसेस और आम लोगों तक भी पहुंच रहे हैं। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी की अहमियत क्या है और ये रैंसमवेयर जैसे हमले किस तरह होते हैं, असल में ये है क्या और इससे बचा कैसे जा सकता है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जो AI है, मसनूई ज़हानत, उसकी बिजनेस ऑटोमेशन किस तरह से एक सहूलत फराहम करती है, तो दूसरी तरफ सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ जाता है। तो ये तमाम तर बातें हैं जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ उमैर आफ्ताब साहब मौजूद होंगे जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं। उमैर, थैंक यू सो मच हो जाएंगे। सबसे पहला सवाल स्ट्रेट अवे करूंगा कि आपकी अपनी कंपनी भी है, आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी के हवाले से मदद भी फराम करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसके हवाले से बताइएगा कि किन लोगों को मदद फराम भी की जाती है या किन लोगों को सबसे ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी के हवाले से मदद की ज़रूरत है। बेसिकली क्रिएटिव IT पार्क एक कंपनी है जो कि IT सर्विसेज और IT सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। IT सॉल्यूशंस हम लोगों के 3 डिपार्टमेंट्स हैं। एक डिपार्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर को सर्व कर रहा है। हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं CDA, ठीक है, CDA में हम कुछ डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहे हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनको हम लोग सर्व कर रहे हैं। तो ये वो डिपार्टमेंट है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर को सर्व कर रहा है। इसी तरह से हमारा एक डिपार्टमेंट है जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, लाइक जो स्कूल सिस्टम्स हैं और हॉस्पिटल सिस्टम्स हैं, उनको सर्व कर रहे हैं। और एक हमारा डिपार्टमेंट है जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए है, ठीक है, और वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्व कर रहा है। तो टोटली जो हमारी कंपनी बेस करती है वो करती है IT सोल्यूशन प्रोवाइडिंग पे, ठीक है। IT के पूरे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। और इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी में ये इस तरह हेल्प कर रही है। आपको पता है कि कोई भी सॉल्यूशन डेवलप होता है उसके लिए उसकी बैकबोन या मस्ट होता है कि उसकी साइबर सिक्योरिटी के जितने भी प्रिकॉशन मेजर्स हैं, जो कंप्लाइंसेस हैं, वो मीट की जाएँ। तो हम उन सॉल्यूशंस की जितनी भी साइबर कंप्लाइंसेस होती हैं वो सारी कंप्लीट करते हैं और उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके आते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा फर्म्स हैं जो कि IT सर्विसेज दे रही हैं, बहुत छोटी छोटी फर्म्स हैं, पर वो सॉफ्टवेयर तो डेवलप कर लेती हैं पर उनकी IT मीट नहीं कर सकती। अच्छा उमैर, ये तो आपने बताया कि जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनली हो, जिस तरह से आप सर्व कर रहे हैं वो ठीक है, समझ आ गई। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को, देखने वालों को, क्योंकि इस वक्त हमें हर तबके का फ़र्द देख रहा है ना, तो समझाने के लिए बताएं कि ये सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी असल में है क्या। देखें, साइबर सिक्योरिटी सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि हमने वायरस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया तो हम लोग सिक्योर हो गए। हमें अपनी हर चीज़ को मॉनिटर करना पड़ता है। अच्छा। लाइक कि हम लोगों ने अगर किसी के साथ अपना पासवर्ड शेयर कर दिया या हमने पासवर्ड बिल्कुल ऐसा रखा हुआ है जो इजीली गैस हो सके, तो उसको कोई भी एंटीवायरस स्टॉप नहीं कर सकता, ठीक है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी रोज़ की रूटीन को थोड़ा सा इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करें कि चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो। लेट्स सपोज कि आपने अपने 2 स्टेप वेरिफिकेशंस 2FA लगाया हुआ है हर जगह पे, ठीक है। आप अपने मोबाइल का जो OTP है किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे, आपकी अच्छा। ईमेल्स पे OTP आ रहा है, आपकी ईमेल्स सिक्योर हैं। बिल्कुल। तो ये सारे फैक्टर मिल के एक साइबर सिक्योरिटी काम कर रहे होते हैं। सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर। बिल्कुल। अच्छा उमैर, मुझे ज़रा बिजनेस बताइएगा, कौन से ऐसे बिजनेस हैं या फिर कौन से ऐसे लोग हैं जिस तरह के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, फिर AI रिलेटेड लोग हैं जो कि इस सिक्योरिटी रिस्क का या फिर जो साइबर क्राइम का सिक्योरिटी है इसमें हाई रिस्क पे होते हैं। सर, सबसे पहले तो ज़रूरी ये चीज़ है कि जो बंदा इंटरनेट के ऊपर है वो हाई रिस्क पे है, ठीक है। टारगेट के लिए ये नहीं होता कि वो किसको टारगेट करते हैं। बेसिकली जिस तरह आपका सर्च इंजन है गूगल, इसी तरह हैकर्स के सर्च इंजन होते हैं जिन पे ये पता चल रहा होता है कि किसकी क्या क्या पोर्ट्स ओपन है। आप उस पर टारगेट कर सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा रिस्क उनको होता है जिनका डाटा पड़ा हुआ है। लेट्स सपोज कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना डाटा ऑनलाइन रख रही हैं, ठीक है। जब आपकी डाटा की वॉल्यूम बढ़ता जाता है तो हैकर्स को पता चल रहा होता है कि यार इस बंदे का डाटा इंटरनेट पे है, मींस कि इसको टारगेट करके हम कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इससे ये पता चलता है कि जो टारगेट होने वाली ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने अपना डाटा क्लाउड्स पे रखे हुए हैं, तो ज़्यादा उस तरह के लोग टारगेट हो रहे होते हैं। सही। अच्छा मुझे उमैर ये भी बताएं, जैसे मैंने अपनी इब्तिदा में जिक्र किया कि आज ही हमने ये स्टोरी की है जिसमें डार्क वेबसाइट के हवाले से हमने जिक्र किया था, जिसमें बहुत से आला शख्सियात हैं, सरकारी अफसरान हैं और हज़ारों पाकिस्तानी हैं
जिनका डाटा लीक हो रहा है। तो मुझे ये थोड़ा सा समझाएं और हमारे व्यूवर्स को भी समझाएं कि एक आम आदमी है जिसका किसी से उस तरह सच कोई ताल्लुक नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कैसे उसका डाटा लीक होगा, किस तरह से, मतलब एक मेरा नाम है, मेरा शनाख्ती कार्ड है, तो वो कैसे किसी और के काम आ सकता है, उसको क्या बेनिफिट हो सकता है और लीक कैसे होगा ये? बेसिकली देखें, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डाटा हम लोग तो समझते हैं यार हमारा मोबाइल नंबर चला गया तो किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। हाँ। पर पूरी की पूरी कंपनीज इस पे चल रही हैं कि जो डाटा ब्रोकरेज का काम कर रही होती हैं। डाटा ब्रोकरेज, आपको आए दिन मैसेजेस आ रहे होते हैं, प्रमोशनल मैसेजेस आ रहे होते हैं, ये डाटा वहाँ पे बिक रहा होता है। ठीक है, अगले बंदे को पता है कि यार आप क्या काम करते हैं, आपको क्या ज़रूरत है, ठीक है, आपका घर कहाँ पे है, तो उससे रिलेटेड जितना भी डाटा होता है वो कंपनियां फ़िल्टर्स लगा रही होती हैं। आजकल बहुत ज़्यादा कंपनीज ऐसी हैं जो B2B और B2C डाटा सेल कर रही हैं। ठीक है, तो ये आजकल ज़्यादातर काम डाटा ब्रोकरेज का चल रहा है। बिल्कुल वैसे। अच्छा उमर, मुझे फीस साथ बता ऑफ दीजिएगा कि बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे क्या, अब करोड़ों लोग पाकिस्तान में भी ऐसे जिनके हाथ में मोबाइल फ़ोन है। सो जिसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है वो साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट में है हर वक्त। सो हर शख्स को जो इस वक्त हमें सुन भी रहा है, उसको क्या कुछ 3, 4, 5 एहतियातें करनी चाहिए जिसके पास मोबाइल है, ताकि उसका जो सिक्योरिटी है, जो डाटा है, वो बचा रहे? बचा जा सके। जो ऑप्शंस हैं, किसी भी फेक ऐप या अननोन ऐप को इंस्टॉल ना करें। आजकल हम लोगों के पास कोई भी ऑप्शन आता है ऐप का, हम डायरेक्ट क्लिक करते हैं और उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो ऐप्स अगर आप इंस्टॉल भी कर रहे हैं तो डायरेक्ट प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से करें, ना कि वेबसाइट्स पे जाके इस तरह। थर्ड चीज़ कि किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें, ओपन ना करें। जो ही आप किसी भी लिंक को क्लिक करते हैं तो आप आजकल मैसेजेस भी रिस्क आ रहे हैं फैक्टर में ना आ जाते हैं। और चौथी चीज़ कि आप अपने मोबाइल की पासवर्ड्स मेंटेन रखें। ठीक है, Strong। टाइम टू टाइम उसे अपडेट करते रहें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप अपनी मोबाइल की ऑप्टिमाइजेशन पे काम करें। लेट्स सपोज के उसमें से जो फालतू चीज़ें हैं, जो ऐप्स पड़ी हुई हैं, जो फाइल्स पड़ी हुई हैं, फाइल्स डाउनलोड की हुई हैं, वो साथ साथ डिलीट करें। जो सही। अननोन जो यूज़ फाइल्स नहीं है सही। उनको डिलीट करते जाएं ताकि वो स्टोरेज वगैरह सही इस हो तरह की गया। चीज़ों थैंक पे यू सो मच दावा आफ्ताब, करें। हमारे साथ मौजूद थे। और जो इस वक्त रिस्क बढ़ते जा रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से, एआई के हवाले से, जो आज सबसे टॉप पर हमारी न्यूज़ थी जो हमने आपके साथ शेयर की थी, उस रिलेटेड जो कोई डार्क वेबसाइट है जहाँ पर डाटा लीक होता है, उस रिलेटेड हम गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट होगा, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक खवातीन। अब आपकी मुलाकात करवानी है दो बासलाहियत फैशन डिज़ाइनर से जो फैशन इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और एएस कलेक्शन इस्लामाबाद की बानी और सीईओ हैं। उनके साथ साथ को फाउंडर भी हैं। जो जहाँ पे होता ये है कि मशरकी रवायात को जदीद अंदाज के साथ जोड़ा जाता है। इसके साथ साथ वो एएस फैशन सेंटर में नौजवानों को फैशन डिज़ाइनिंग, सिलाई, फैब्रिक, पेंटिंग और डिफरेंट और भी जो चीज़ें हैं वो सिखाती हैं और बिल्कुल मुफ्त सिखाती हैं ताकि वो शौक को पेशे में बदल सकें। और इनकी ये कहानी आज हम उन्हीं से जानते हैं। और हमें इन स्टूडियो ज्वाइन कर चुकी हैं समरीन साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड हादिया आमिर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मजे की बात ये है कि समरीन इनकी मदर हैं हादिया की। हादिया, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आपने ये जर्नी स्टार्ट कैसे किया और क्यों आपने फैशन डिज़ाइनिंग को ही चूज़ किया एज अ करियर, क्या इंस्पिरेशन थी आपकी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक्स फॉर हैविंग मी, एंड सेकेंडली जो आपने पूछा कि मैंने किस तरह से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, तो एक्चुअली मेरी मॉम जो हैं वो 12+ ईयर्स से उनको एक्सपीरियंस है, 12+ ईयर्स का फैशन डिज़ाइनर हैं। और मेरा बैकग्राउंड क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड यही है, तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने इंस्पिरेशन अपनी मॉम से ली और मैंने सोचा कि क्यों ना स्टार्ट किया जाए। सही हो ठीक हो गया। और आप इनको किस तरह से सपोर्ट करती हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं ऐसे कि इसको दोस्तों की तरह ही हमेशा से करा है, इसको माओ की तरह नहीं करा ना, हमेशा अपनी फ्रेंडली जो एक होता है ना कि माँ की तरह ना, उसी की तरह मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा करा है कि भाई अपने आप को आगे लेके जाए ना, क्योंकि आजकल के दौर के अंदर बेटियों का सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ आगे होना ज़रूरी है ना। सही हो गया। अच्छा हादिया, मुझे ये बताएं, इस मॉडर्न एरा की बात करें तो जाहिर है इसमें हर कोई डिमांड करता है कि एक ट्रेडिशनल भी वे हो और एक मॉडर्न वे भी हो, तो किस तरह से ब्लेंड करती हैं आप दोनों चीज़ों को अपनी डिज़ाइनिंग में? एक्चुअली हमारे जो ब्रांड का विजन है वो यही है कि हम अपनी फ़ैशन इंडस्ट्री में, पाकिस्तान फ़ैशन इंडस्ट्री में
कल्चरल ड्रेसिंग को प्रमोट करें। अच्छा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे डिज़ाइनर वेयर ब्रांड्स हैं, ऐसे बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं जो कि ड्रेसेस जो बना रहे हैं वो हमारी लेडीज़ नहीं सूटेबल उनके लिए रहता है। मॉडल्स के लिए तो आप अलग बात है, आप मॉडल्स के लिए बनाते हैं तो वो एक अलग चीज़ आ जाती है। लेकिन जब आप अपनी लोकल पब्लिक की बात करते हैं, अपनी लोकल विमेंस वेयर की हम बात करते हैं, तो उसके लिए हमें कल्चरल टच देना लाजमी होता है। ठीक हो गया। और हम अक्सर देखते हैं, मैं और गजल यहाँ पे बहुत सारे फैशन डिज़ाइन से मुलाकात होती है, हम अक्सर देखते हैं कि हम वेस्टर्न ड्रेस की बात करते हैं और वेस्टर्न डिज़ाइंस की बात करते हैं, वेस्टर्न फैशन की बात करते हैं। पहली दफ़ा हुआ कि हम मशरकी फैशन की बात कर रहे हैं, ईस्टर्न की बात कर रहे हैं। सो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर यू, क्योंकि मार्केट में वो वाला ट्रेंड ज़्यादा है, ये वाला ट्रेंड थोड़ा सा कम है, और इसको किस तरह से कोप अप करती हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारा एक यही विजन था, क्योंकि हम जब देख रहे थे कि जी वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में पाया जा रहा है, तो हमने कहा हमारे लोग जो है वो हमारी वैल्यूज़ को, हमारे कल्चर को भूलते जा रहे हैं। तो अपने कल्चर को लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए कि हमारा भी एक कल्चर है, हमारी भी एक पहचान है, उस चीज़ के लिए हमारा ये एक विजन था कि जी हमने इसी चीज़ को लेकर चलना है कि हम अपनी कल्चरल ड्रेसिंग को प्रमोट करें। सही। तो हादिया, अब एक आम सा सवाल जो सब जानना चाहते हैं कि कॉस्टली ड्रेसेस होते हैं आपके या क्या रेंज होती है? नहीं, अफोर्डेबल होते हैं हमारे। अगर हम 3 पीस ड्रेसेस की बात करें, हमारे 3 पीस ड्रेसेस ज़्यादा होते हैं, तो हमारे 3 पीसेस ड्रेसेस की जो रेंज है वो 4000 से स्टार्टिंग है। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, ये जो कॉस्ट की बात की, ये तो ज़्यादातर खवातीन ही बात करती है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि कॉस्ट की भी बाजू का रिस्पॉन्स के ऊपर होता है कि आपकी डिमांड सप्लाई के ऊपर होता है। तो इस वक्त जो स्पेशली अगर ईस्टर्न ड्रेसेस की बात की जाए तो रिस्पॉन्स कैसा है? हमारा रिस्पांस अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा और रहा है। क्वालिटी भी? क्वालिटी तो मेन चीज़ है ना, क्वालिटी नहीं होगी तो जब तक आपको किस तरह से आप आगे लेके चल सकते हैं ना काम को, एक क्वालिटी चीज़ जो है मेन वो चीज़ है। यहाँ जल्दी से बताइएगा, ऐड हमारे पास करनी- 30 सेकंड्स हैं। एक चीज़ मैं बस यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि जिनका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, उन डिज़ाइनर्स के लिए थोड़ा सा इशू होता है कि रेंज को सेट करना। इसीलिए आप देखते हैं कि डिज़ाइनर वेयर ब्रांड्स जो हैं, ये जितने भी डिज़ाइनर वेयर ड्रेसेस हैं, उनकी प्राइसेस हाई होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना है, यानी हमारी जितनी भी प्रोडक्शन होती है आप सब कुछ आपकी अपना ही अपनी करती है, तो इस वजह से boutiques आपकी वगैरह बजटिंग भी अच्छी है, कॉस्ट भी हाँ, अच्छी इसी है। वजह से। आदि आप इसी तरह से ग्रो करती रहें और हमारे कल्चर को प्रमोट करती रहें, जो कि मशरकी रवायत है। बहुत थैंक यू बड़ी सो मच बात फॉर है। जॉइनिंग Thank you अस। so समरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर Thank you so कमिंग। much. और ख़वातीन वज़ात ये थी फैशन की गपशप, जो कि ज़्यादातर गज़ल ने इसको लीड किया, क्योंकि ख़वातीन की बात है, ख़वातीन के कपड़े हैं तो लाजमी बात है, बनता भी है। आज की सुबह की सोच से इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की सुबह की सोच पसंद आई होगी। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज़।